जारी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ फार्मिंग को या एग्री कमोडिटीज को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है और विश्व के अंदर में कैसे आगे बढ़ा जाया जा सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ अनुज अरोड़ा जी हैं एमरोवेट से, आपका स्वागत है अरोड़ा जी। और साथ ही हमारे साथ प्रदीप गांधी साहब हैं, आप पूर्व सांसद हैं, आपका स्वागत है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में आप पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी हैं, आपने एग्रीकल्चर के अंदर करीब 80,000 फार्मर्स को ट्रेंड किया है, एजुकेट किया है, आपका स्वागत है। हमारे साथ में वाइस चांसलर डॉक्टर दीप्ति धर्मानी जी हैं, आपका स्वागत है। आप हरियाणा से आई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। हमारे साथ में निकी हैं, आप एग्री बिजनेस के अंदर में अच्छी खासी नॉलेज रखती हैं और एग्रीकल्चर की काफी ठीक ठाक डीप आपकी स्टडीज हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मिनेश पटेल साहब हैं जो गौधन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। चूंकि अभी पिछले एक सेशन के अंदर हम सुन रहे थे कि भाई ट्रैक्टर चल गए, अब गऊ का गोबर कहां से लाएं, ठीक है, तो उसके ऊपर पे दुनिया की फर्स्ट काउ यूनिवर्सिटी के फाउंडर। अरे ग्रेट, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि ये हमारे बीच में है। और निश्चित तौर के ऊपर पे हम इन सबसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जंगल तो देखे हैं कि काऊ के लिए कोई पर्टिकुलर जंगल लैंड हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर पे डिस्कशन करेंगे। मैं सांसद साहब आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर में रहे, सांसद का एक बड़ा दायित्व आपने निभाया है। एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और एग्रीकल्चर को मैं ऐसा समझता हूं कि इसको अगर आप चाहें तो वेपन के तौर के ऊपर प्रयोग ला सकते हैं। अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए भारत के ऊपर पे, और 1943 के अंदर जब देश के अंदर में भुखमरी फैली थी तब भी इस देश ने वो त्रासदी देखी थी जिसके अंदर 40 लाख लोग मरे थे। तो उसके बाद फिर 1965 के अंदर में हम हरित क्रांति की तरफ गए। अभी मेरी पीछे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी की बेटी डॉक्टर सौम्या एम एस स्वामीनाथन जी से बात हुई, उनसे मैंने ये बात की कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो उनके द्वारा हरित क्रांति लाई गई उसके अंदर में पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा दोहन हो गया और इतना केमिकल हो गया कि अब उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और ये बात कही कि ये बात की चिंता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को भी थी और उन्होंने ये बात 1968 के अंदर में उठाई थी और एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट की थी कि ये जो पेस्टिसाइड्स का जो यूटिलाइजेशन है ये खतरनाक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पे मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूं। देखिए, अजय जी ने पहले ही कह दिया कि इसका एक बहुत बड़ा रैकेट है, यानी एक लॉबी है, और जहां लॉबी होती है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों नीति का पालन करके अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करके वो इस तरह का काम करते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि अब जिस तरह से आपका ये समिट है वर्जिन लैंड, देश के अंदर इतनी संख्या में पड़त भूमि और ये भूमि उपलब्ध है। एक तरफ गांव में मनुष्य रूपी संसाधन है, भूमि भी एक संसाधन है और जन भी एक संसाधन है, दोनों संसाधन है। अब अगर हम इस संसाधन को मिलाकर के काम करते हैं तो हम आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की उन चुनौतियों का मुकाबला भी कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी तो आने वाले समय में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यदि आपने पहले केमिकल का यूज़ किया और उसके दुष्परिणाम से अब कैंसर की गाड़ी जाने लग रही है तो इसका मतलब है कि आपको रिवर्स गियर मारना पड़ेगा, बैक टू पीछे आपको देखना पड़ेगा कि अतीत में भी ऋषि कृषि होता ही था। अब अगर उस पे शोध करके, उस पे इनोवेशन करके, उस पे नए नए प्रयोग करके, मैं अभी 3 दिन पहले गोंदिया गया, 250 एकड़ जमीन पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, 125 एकड़ की एक जमीन है, और उसका कहना है कि जो एक घास है जो काफ़ी 12 फीट तक जाती है, जिससे आजकल CBG भी बन रहा है, और फिर
अजय जी ने कहा कि सीबीजी बनने के बाद जो और बाई प्रोडक्ट निकलेगा, उस बाई प्रोडक्ट को रवि जी ने कहा कि आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऊर्जा में, और अगर आप उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। अभी समस्या यह है कि आपका 15%, 12% सीबीजी हो रही है, उसके बाद और निकल रहा है, और 50% से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज जो कि आप यूज नहीं कर पा रहे हो, और वो उनके लिए भार हो रहा है। तो अब आने वाले समय में इस पर जो, जैसे अब मैडम बैठी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, एकदम यंग बैच के नए नए लड़के लड़कियां उस कॉलेज में 2 साल 3 साल 5 साल पढ़ती हैं, उनके ब्रेन में ऐसे बीज डाले जाएं, और पूरी दुनिया आजकल तो आपकी मुट्ठी में है, ग्लोबल दुनिया है, तो आप बैठ करके यहाँ पे दुनिया के रिसर्च को आप देख सकते हैं कि क्या हुआ पहले। अब ये भाई साहब हमारे त्यागी जी, इन्होंने काफी रिसर्च करके 50,000 1 लाख किसानों को बताया कि किस तरह से आपको ऋषि की खेती करनी है, यानी आप गौ आधारित अर्थव्यवस्था, और वो पूरा चक्र चलता आया था। अब जो भूमि में कोई, अगर मेरा बस्तर इलाका है जहां पर पेस्टिसाइड बहुत कम मात्रा में उपयोग हुआ है, आज वहां पर सरकार फोकस्ड वे में कह रही है कि आप एग्रीकल्चर करो, उसके बाद एफपीओ बनाया, उसके बाद एफपीओ बनाने के बाद उसको उत्पादन को कन्वर्ट करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका मूल्य अच्छा मिले, क्योंकि अब पूरी दुनिया को जब हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है, तो इसका मतलब है कि अगर देश विश्व के किसी कोने में भी यदि संकट आएगा तो भारत उसके साथ खड़ा होना चाहता है। लेकिन चाहने मात्र से तो काम नहीं होगा, उसके लिए संसाधन चाहिए। आपको अपने कंट्री में फूड सुरक्षा के बाद आप दूसरे को देने के लिए बात करेंगे, तो हमको वर्जिन लैंड जहां जहां पड़ी हुई है उसका उपयोग बढ़ाने के लिए हमारा एक 6P मॉडल है। ये 6P क्या है? पहले तो 3P चलता था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैं कहता हूं पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, फिंगर टू फिस्ट, उंगलियों की मुट्ठी बना करके हम 2047 के विकसित भारत के निर्माण में कृषि क्षेत्र में एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हैं। 1954 में रसिया में यह क्रांति हुई थी, और उस रसिया में क्रांति के कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिले और कुछ क्लाइमेट के नकारात्मक परिणाम मिले। सकारात्मक में उस जमीन की उपयोगिता के साथ व्यक्ति यूथ का उपयोग हुआ, महिला एसएचजी ग्रुप इतना बड़ा हमारे देश में खड़ा है कि उस एसएचजी ग्रुप को यदि हम उत्पादक काम में लगा दें तो मैं बोलता हूं कि बहुत बड़ी क्रांति हम खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और चूंकि अरोड़ा साहब पिछले डिस्कशन के अंदर में, जो पिछला सेशन था उसमें फोडर की भी डिस्कशन हुई, और फोडर के ऊपर पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आज की तिथि की अगर हम बात करते हैं या 2030 की हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर में फोडर की काफ़ी हैवी डेफिशिएंसी है। हम डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप यहाँ पर देख रहे हैं, और उसकी भरपाई के लिए तरह तरह के केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें उनका प्रयोग होने लगा है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? पहला। दूसरा, क्या आपको लगता है 2030 तक हम फूडर के अंदर में क्या वाकई के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा? करीब आज का जो डेफिशिएंसी है वो 160 मिलियन टन से लेकर के 180 मिलियन टन के आसपास का है। उसको आप कैसे देख रहे हो? धन्यवाद। डेफिशिएंसी बिल्कुल है, और डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें उत्पाद की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरी कंपनी, हम लोग विश्व में लगभग 70 देशों में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, और हम लोग पशु चारे से संबंधित कुछ इंग्रेडिएंट्स का उत्पाद करते हैं हिंदुस्तान में। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि जब हम लोग अपने प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं, बड़ी मात्रा में रिजेक्शंस होते हैं, और हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि आज की तारीख में पशु चारे में सिर्फ चारे के इंग्रेडिएंट नहीं मिलते, उनमें स्पाइसेस भी मिलती हैं, उनमें जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, तो जिसे हम कहते हैं फीड सप्लीमेंट। तो वो जो फीड सप्लीमेंट है उसका बाजार बहुत बड़ा है पूरे विश्व में, और
हम लोग लगभग 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और शुरू से ही प्लांट बेस्ड क्या क्या इंग्रेडिएंट हम पशु के चारे में दे सकते हैं। तो डेफिशिएंसी इंडिया में फीड की है, बिल्कुल फॉडर की है, और उस पे अभी बहुत रिसर्च और बहुत काम करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम सेल्फ सफिशिएंट हो और किस तरीके से पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम हो। अभी हमें चैलेंज इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है, पर दर्द तब होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो चैलेंज आ रहा है, तो हमारे देश के जो लोग, चाहे दूध के माध्यम से जो पेस्टिसाइड उनके अंदर जा रहा है, या अंडे के माध्यम से जा रहा है, या मीट के माध्यम से जा रहा है, उसका क्या करेंगे? चिंता होती है खुद की भी, देशवासियों की भी। तो मेरी दिल से इच्छा है कि हमारे यहां उन कोर्सेज पे उन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए जिससे पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम हो और हम नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा जाएं। हालांकि साइलेज जैसी और कई सारी तकनीक आई हैं जिससे न्यूट्रिशनल सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट जहां तक बात है फॉडर की, तो फॉडर उत्पाद पे फोकस करना पड़ेगा, बिना पेस्टिसाइड के करना पड़ेगा। किस तरीके से हम उस मकाम पे पहुंच सकते हैं जो हम चाहते हैं, तो ये काफी चर्चा का विषय है, काफी मेहनत का विषय है, बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत साइंस चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे पास किसी चीज की कमी है, सिर्फ फोकस की जरूरत है, सिर्फ फोकस की। जब जब हमारे देश में फोकस जिस चीज पे आया है उस चीज में बहुत आगे निकल गए हम लोग। तो थोड़ा सा हमारा सरकार का टेंशन, हमारा अपनी एफर्ट्स, हमारे सबके मिलके काम करने की जरूरत है और डेफिनेटली हम लोग इसको ओवरकम करने में सक्षम हो जाएंगे। समय लगता है हर चीज में, कोई चीज जादू से नहीं होती है, बट हम लोग हो जाने की ताकत रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। साहब आ गए हैं तो 5 मिनट के लिए, हाँ, और चलिए ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ में त्यागी जी हैं। त्यागी जी, चूंकि आप तो फार्मर्स के बीच में रहे हैं, जो ये समस्या बता रहे हैं पेस्टिसाइड और ये सारी चीज़ों की, क्या आपको नहीं लगता है कि फार्म या यूं कहे फील्ड जो मैनेजमेंट है उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं, सीड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किसान को यही नहीं मालूम कि उसके पास ऐसे नेचुरल मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे वो कीड़ा लगने ही नहीं दे इसके अंदर में, वो पहले दिन से ही दवाई छिड़कने लगता है। ऐसा क्यों? देखिए मनचंदा जी, मैं एक तो आपको बहुत साधुवाद करता हूँ। सवेरे से मैंने सेशन सुना है और यहाँ सभी विद्वान मनीषियों से मैं एक बात कहूँगा कि धरती की मौलिक संरचना को संरक्षित करना एक मानवीयता भी है और नैतिकता भी है। इसमें किसी विशेष मिट्टी की बात नहीं हो रही है और इसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक संतुलन की भी बात है, देश की आर्थिक समृद्धि की भी बात है। जैविक खेती को लेकर कुछ मुद्दे सामने आए थे, मैं उनमें 2-3 में स्पष्ट कर देता हूँ कि जो आप मैनेजमेंट की बात कह रहे हैं, यहाँ मैनेजमेंट का ही अभाव है देश में। हम क्या कर रहे हैं, जो चर्चा होती है वो केवल इनपुट मैनेजमेंट पे होती है, उसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी पूरा छोटा है और नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे काम करते हैं वो मैनेजमेंट पूरा छोटा हुआ है। मेरा अनुरोध है, जैसे शर्मा जी ने एक बड़ा मुद्दा रखा था और एक छोटा संकेत दिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में खर्चा ज़्यादा है, तो मैं इस सदन को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के 3 घटक हैं। पहला घटक है कि हम प्रकृति के सिद्धांतों को समझने समझाने पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा घटक है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में अपने खेत में एक स्किल मैनेजमेंट, जिससे हम अपनी लैंड यूज पॉलिसी को, जिसमें डिस्टेंस मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, सीड मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, फार्म का मैकेनाइजेशन, इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जिस गांव के किसान की बात हम करने बैठे हैं वो ना खेत को नापना जानता है और ना ही उसके पास में कोई हिसाब किताब है। हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि एक तरफ ड्रोन है और एक तरफ हमारे पास वो किसान है जो अभी खेत में है लेकिन खेती से भी दूर है और खेत से भी दूर है। तो ऐसी स्थिति में एक परफेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जिसमें समझना भी हो, सीखना भी हो और करना भी हो, इन तीनों को यदि वेरीफाई करेंगे तो देश में कृषि का अनुसंधान, कृषि की नीति का, कृषि की शिक्षा और कृषि का शोध, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर पूरा काम होगा। मैं प्रयोग रूप में आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि जैसे आज वर्जिन लैंड की बात थी, तो
लैंड हमेशा एक जैसी होती है, उसमें उर्वरता का नियम अपने आप में काम करता है, वो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। उसका एक कोएग्जिस्टेंस है, जैसे धरती पेड़ पौधे पशु पक्षी साथ साथ काम करते हैं, उसकी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको यदि हम आपसे मैं निवेदन करूंगा कि सदन के द्वारा ये बात जाए कि देश में जो भी प्रतिक्रियाएं जैविक प्राकृतिक या अन्य जो बहुत सारे नाम उभर रहे हैं उनसे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको कंटेंट और कैरिकुलम को एक परफेक्शन में डिज़ाइन करना है, और जिसका बेसिक चीज़ है कि जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं जिसमें इकोलॉजी काम करती है, कोएग्जिस्टेंस काम करता है, प्रॉस्पेरिटी काम करती है, प्रोडक्शन डेंसिटी काम करती है, डाइवर्सिफिकेशन काम करता है, उनको प्रिंसिपल के रूप में हमको एजुकेशन का पार्ट बनाना होगा। सेकंड फेज में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खेत की नाप तोल से लेकर उसमें यदि मैं डाइवर्सिफिकेशन को लागू करना चाहता हूं तो मेरे खेत में 9, 10, 12 फसल कैसे निकलेंगी, क्योंकि अभी जो सवाल उठ रहा है, हम एग्रो फॉरेस्ट्री को इधर देख रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर को इधर देख रहे हैं तो मेडिसिनल को इधर देख रहे हैं। मैं ऐसा किसान हूँ, 10-12 चीज़ें खेत में पैदा करता हूँ और एक पर्स में पैदा करता हूँ। और जहाँ किसानों की बात आप 1 लाख तक की जगह कर रहे हैं कि मैं 4 लाख की गारंटी दे के जा रहा हूँ, आपको 4 गुना नहीं 5 गुना होगी। हमने किसान को उल्टा फांस दिया। हम पहले उसको आर्टिफिशियल इनपुट की तरफ ले जा रहे थे, अब हम उसको ले जा रहे हैं तो हमने उसको केवल गाय से बांध दिया। मैं गाय की उपयोगिता का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे घर में 30 गाय आज भी हैं बिना किसी दान चंद दे के। बताना मैं ये चाहूँगा कि गाय से गाय ने धरती का नुकसान नहीं किया है, आदमी की मानसिकता से धरती को नुकसान हुआ है। तो आदमी की मानसिकता को ठीक करना हमारे जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनमें एजुकेशन का मुख्य पार्ट होना चाहिए। जो अभी सांसद महोदय ने जो ध्यान दिलाया था वो एक गंभीर मुद्दा यही था कि हम जो आदमी के दिमाग पर तो काम कर ही नहीं रहे, उससे अलग हटकर हम या तो मशीन को केंद्र में रखते हैं या फिर इनपुट को केंद्र में रखते हैं। तो मेरा आप लोग सदन से अनुरोध है कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लेकर यदि चलते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मोड का नाम है, हम सर्टिफिकेशन में बहुत बड़ा आगे काम कर चुके हैं। और मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और मैं बहुत उनके साथ काम किया हूँ, उन्होंने पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो शुरुआत की थी वो बहुत ही सम्मानजनक थी। ऐसे में मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूँ, इस सदन को अनुरोध करता हूँ, मंत्री जी आप उपस्थित हुए, आपको हृदय से स्वागत है, आपका इस सदन के द्वारा स्वागत है। बस मैं 1 मिनट में अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मूवमेंट जो है वो इंटरनेशनल मूवमेंट है। भारत में उसके प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लान को परफेक्ट करते हुए सर्टिफिकेशन प्रणाली पर बहुत काम हो चुका है। ये भारत वो देश है जिसमें आईसीएस कंट्रोल भी है और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है। मतलब किसानों को यहाँ पर एक सम्मानजनक रास्ते से बताया गया कि एक्रीडिटेशन की जिम्मेदारी जो कंपनियाँ लेती थीं वो इस देश का किसान ले सकता है, लेकिन इनकी सूचना ना किसानों तक है और ना ही लाइन डिपार्टमेंट तक है। तो आज इस सदन के माध्यम से यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझने, समझाना, सीखने, सिखाना और करने कराने के एक परफेक्ट प्लान के साथ लेकर चलते हैं तो मैं मनचंदा जी आपके लिए बहुत साधुवाद करता हूँ, इस मंच के लिए साधुवाद करता हूँ कि इसके द्वारा देश को एक नया मैसेज जाए कि हम इनपुट मैनेजमेंट और बार बार नाम बदलकर, बार बार तरीके बदलकर आगे जल्दबाजी ना करें। आज सदन की जो चर्चा मैंने सुनी है सबको लेकर मुझे लगा कि ये विद्वानों का सदन है, बहुत गंभीरता से सूझबूझ के साथ सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं हृदय से आप सबका सम्मान करता हूँ और मेरे लिए कोई बात हो तो मैं एक व्यवहारिक किसान हूँ। जैविक खेती में पहली साल से उत्पादन कम नहीं होगा और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बात है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 साल के बाद उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी। जैसे ही ज़मीन का कार्बन बढ़ता है, माइक्रोबायोलॉजी बढ़ती है, सारा काम सस्टेन होता है। सभी को नमस्कार। दीप्ति जी, बार बार मुझे लगता है कि सभी ने एक चीज़ यहाँ पर उठाई, एजुकेशन। चूँकि आप काफ़ी लंबे अरसे से एजुकेशन फील्ड के अंदर में रही हैं, आज वाइस चांसलर हैं आप, एक यूनिवर्सिटी चला रही हैं, बहुत सारे बच्चों की आपने मानसिकताएं देखी होंगी। एजुकेशन के अंदर में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए, कहाँ पर क्या आपको लगता है कि आर्यव्रत समय की जो एग्रीकल्चर प्रथा है,
क्या उसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर आवश्यकता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमें नवीनीकरण को भी ध्यान में रखना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या आपको लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है? और एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी भी हम थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं। प्रणाम सभी को। मेरा जो भी यहाँ पर ज्ञान है वो व्यवहारिक है और 40 साल के अध्यापन और युवाओं के साथ जो जुड़कर मेरे जाना है वो मैं साझा कर रही हूँ। जिस ज़िले में मैंने काम किया वहाँ पर बच्चे ज़्यादातर गांव से आते थे, लेकिन जो रुझान मैंने देखा कि गांव से जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, वो वापस खेती में नहीं जाना चाहता। तो आगे की बात तो तब होगी जब पहले बच्चों का एप्टीट्यूड एग्रीकल्चर की तरफ आएगा। हाँ, कुछ लोग जो धनाढ्य संपन्न किसान परिवार से बच्चे हैं, उनका एक एग्जाम्पल मैं आपको सुना देती हूँ कि वो उसके पास 100 किले ज़मीन होगी कम से कम, और वो आज अपनी खेती को मोबाइल फ़ोन से मैनेज करता है। पर ऐसा एग्जाम्पल एक दो ही है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी आते हैं वो बिल्कुल भी खेती के पास वापस नहीं जाना चाहते। एक बच्चा मेरे साथ जुड़ा, बिल्कुल खेतों की मिट्टी से जुड़ा बच्चा था, लेकिन वो भी विदेश चला गया। तो जिस तरह इस समय पलायन हो रहा है युवाओं का, पंजाब तो खाली हो गया, हरियाणा इस समय टॉप पे है जहां से यूथ माइग्रेट हो रहा है, और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इनको माइग्रेट किया जा रहा है। इस माइग्रेशन को रोकना होगा, बच्चों में फिर से खेती के प्रति उनका एप्टीट्यूड डेवलप हो, इसके लिए काम करना होगा। उसके बाद जो विषय आपने उठाए वो सब उठते हैं। एक किसान का बच्चा किसानी नहीं करना चाह रहा। दूसरा विषय महिला होने के नाते जो मैं महसूस करती हूँ वो ये कि हरियाणा में, पूरे देश में ही लगभग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है उसमें से 80% औरतें काम करती हैं, लेकिन लैंड ओनिंग 15% भी नहीं है। 13% है भारत में, 11 या 13% है। हरियाणा में तो आप जिस जिले के तरफ मैं घूमती हूँ वहाँ आप अक्सर एक दृश्य देखते हैं कि आदमी ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, औरत खेत में गई होती है। खेत में जाने के बावजूद भी डिसीजन औरत का नहीं होता है कि कौन सी फसल पैदा होनी है। सो उसका डिसीजन मेकिंग भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि पूरा देश अगर आप देखें, पूरा विश्व का ही सिनेरियो अगर देखें, तो पूरा विश्व जो है वो मैस्कुलिनाइज हो गया है। धरती हमारी माता है और उसे संतान की तरह माँ भी है, जिसकी माँ की तरह आदर भी करना होता है और जिसको संतान की तरह संजोना भी होता है। वो जो नर्चरेंस की कैपेबिलिटी है वो एक महिला के पास है, लेकिन महिला के पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। फसल कौन सी होगी, कब कटेगी, ये सब आदमी तय करेगा। औरत के पास ना तो उसको ज्ञान बांट लेने के लिए जाने दिया जाता है और ना ही उसके ऊपर कोई निर्णय छोड़ा जाता है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जब से ये सरकार आई है, क्योंकि मैं पूरे फेज को 4 भागों में बांटती हूँ। पहला भाग वो था जब हमने एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंशन की बात करी और ये 85 तक चला। उसके बाद एक फेज आया जिसमें हमने सॉइल वाटर कंजर्वेशन की बात करनी शुरू की और ये लगभग 95 तक चला। उसके बाद 95 के बाद हमने सस्टेनेबल लिविंग की बात करनी शुरू कर दी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी शुरू की। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है वहाँ पर फेमिनिनाइजेशन, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन शुरू हुआ है। आप देखिए, सम्मान निधि हो, महिला अगर एंटरप्रेन्योर्स को विशेष रूप से प्रोविजंस देने की बात हो, वो सब हैं। लेकिन किसी भी नीति का फायदा तब होता है जब नीयत अच्छी होती है। अगर प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, और मैं तो बहुत अटूट विश्वास करती हूँ इस बात पर, कि नीति अच्छी है
लेकिन अगर एग्जीक्यूटिंग पावर सही नीयत से उसको लागू करे तो उस नीति का फायदा उस महिला तक पहुंचेगा और नियति अच्छी होगी। धन्यवाद। काफ़ी आपने बेहतरीन मुद्दा उठाया है और चूंकि मंत्री साहब भी यहाँ पर हैं, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सर आपका। और चूंकि सेशन बस अंतिम चरण के ऊपर पे है, निकी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मैडम ने कहा कि महिलाओं को, एक तो हमने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो महिलाएं हैं उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में योगदान अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं तो परसेंटेज बहुत कम है। दूसरी चीज, क्या वाकई के अंदर में आपको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर के अंदर में अब कमान जो है वो महिलाओं के हाथ में आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स के अंदर या राजनीति के अंदर या संसद के अंदर ही नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की हम बात करते हैं, खेत से हम बात करते हैं, क्या वहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? हेलो, आई थिंक मैम ने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक सजेशन दोनों रेस किया है यहाँ पर मंच पर। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन का जो लीडरशिप है वो तो हमें एग्रीकल्चर में तो ख़ास इसीलिए चाहिए कि एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और हम देखें जो सारे ट्रेड्स या कैरेक्टर्स विमेन में होते हैं किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ाने में, तो जहाँ नर्चरिंग अभी हम चाह रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो नर्चरिंग मेरे को लगता है यस विमेन लीडरशिप बहुत अच्छी दे सकती है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? एग्रीकल्चर एज अ होल, अगर हम डेयरी सेक्टर की भी इंडिया में बात करें, देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है 80% डेयरी एनिमल हस्बेंड्री इंडिया में इज़ विमेन ड्रिवन, मतलब जो दूध निकालना, चारा सानी करना, वो तो सब विमेन डेयरी फार्मर्स ही करती हैं, बट अगेन दे हैव नो रोल इन डिसीजन मेकिंग। और जो आगे जो पैसा है जो लिया जाता है उसका कैसे यूज़ करना है वो भी विमेन के हाथ में नहीं है। बिकॉज मैं तो खुद डेयरी, मेरी स्टार्टअप है जो मैंने 3 साल पहले शुरू की, मैंगो डेयरीज़, विलेज टांडा विजयसी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। तो उससे पहले एक मेरा जो कंसर्न है उसको मैं एड्रेस ये करना चाहूँगी कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इन जनरल एजुकेटेड यूथ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, विच इज़ अ मेजर चैलेंज। हम और चीज़ों को तो एड्रेस कर लेंगे, पर क्या एजुकेटेड यूथ, जो मैम ने आपने अभी कंसर्न जाहिर किया, इज़ टेकिंग इंटरेस्ट, तो जब तक वहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो इम्प्लीमेंट कर पाना, सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होने के लिए वी नीड यंग एजुकेटेड पीपल, ताकि वो अपग्रेडेशन हम देख पाएँ। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर में 2011 में हुई थी, और उस टाइम पे आफ्टर गेटिंग मैरिड इनटू फार्मिंग फैमिली, तो मेरे जो हस्बैंड हैं ही इज़ अ 3rd जनरेशन फार्मर। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही वेंट बैक टू पीलीभीत बिकॉज ही वांटेड टू मेक डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे, क्या खेती को हम बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं? उस टाइम पे तो परसेप्शन 2008-2010 में ऐसा था, अरे इतना पढ़ लिख के आप लोग वापस क्यों जा रहे हो, आप करोगे क्या, आपकी पढ़ाई का फ़ायदा क्या है? तो आई थिंक वो माइंडसेट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो माइंडसेट, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ जिसका ये माइंडसेट है, तो ऐसा नहीं है। हम नाउ आई मीन टू आई हैव अ स्टार्टअप, और हम लोग पिछले जो 12-15 साल की जर्नी देखें तो हम लोग करीब 5 से 10 हज़ार फार्मर्स को ऑलरेडी एग्रो फॉरेस्ट्री की यहाँ पे बात हुई, पॉपुलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री पीलीभीत में हम बहुत अच्छे से फार्मर्स के साथ कर चुके हैं, क्योंकि वो बेल्ट देखा जाए इट इज़ ऑल पैडी वीट डोमिनेटिंग बेल्ट, पैडी वीट क्रॉप ही होता है, बट उससे अगर हमें इनकम मल्टीप्लाई करनी है तो वी विल हैव टू
गो इनटू डाइवर्सिफिकेशन। तो हमने पॉपुलर से डाइवर्सिफाई कराया। हमने देखा कि इतने बड़े फार्म्स हैं, एनिमल कोई रेज नहीं कर रहा है। एनिमल हस्बेंड्री कट करते ही हम क्या पाते हैं कि हमारा जो सर्कुलर इकोनॉमी है एग्रीकल्चर का, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो हमने वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री पहले खुद की, हमने कहा पहले खुद सीखते हैं डेयरी फार्मिंग एफिशिएंटली कैसे होती है। हमने उसको 5-7 साल लगा के उसके SOPs पूरे तैयार किए और वहाँ पे फार्मर टू फार्मर हम लोग गए कि भाई एनिमल हस्बेंड्री करो, आपका जो क्रॉप का एसेंशियल इनपुट है काउ डंग मैन्योर वो आपको मिलेगा, आपकी सॉइल हेल्थ नेचुरली इम्प्रूव होगी। फर्टिलाइजर्स की हम आउटसाइड इनपुट्स की बात कर रहे हैं, वाई आर वी सो डिपेंडेंट। हम लोग पहले अच्छा दूध पिएं, पशुपालन करें, हमने पशुपालन बिल्कुल छोड़ दिया है। तो वहाँ पे हमने बहुत सारा काम किया और अब मेरी स्टार्टअप वो फार्मर से हम लोग मिल्क प्रोड्यूस कराते हैं एफिशिएंटली, उनका ही दूध हम लोग खरीद के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके और फिर उसको आगे हम लोग रिटेल करते हैं। अभी हमने IVRI के साथ MOU भी साइन किया है। पैडी स्ट्रॉ की बात होती है, पैडी स्ट्रॉ का क्या करें, पैडी है बहुत है, उसको हम 2-3 तरीक़ों से यूज़ कराते हैं। पैडी स्ट्रॉ साइलेज पे हम लोग अभी काम करेंगे, जो हमने देखा उसका रिजल्ट ग्रोइंग हीफर्स के लिए अच्छा काम करती है। वो कुछ उस पर क्वालिटी कंट्रोल से वो हम IVRI के साथ काम करेंगे, उसको कैसे और बेहतर बना सके। उसकी कॉस्ट कम होती है, आपको आपके पशु के लिए ग्रोइंग हीफर्स के लिए लेस कॉस्टली इनपुट मिल गया। मेज साइलेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, शुगर ग्रेज, नेपियर, फिर पॉपुलर में हम कितने तरीके के चारे कर सकते हैं विंटर्स पे, उस पे हम लोग बहुत सारा हमने वहाँ पे रीजन में काम किया। आपने काउ डंग की बात की, चूंकि जो विश्व के सर्वप्रथम गो विश्व विद्यापीठ के हमारे साथ में मिनेश जी बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। काउ डंग साइकिल टूट गया है, लोगों को शायद ऐसा लगता है कि पशुधन उनके लिए एक बोझ है, या यूं कहें कि उसको टाइम बहुत देना पड़ता है, अपने से ज़्यादा ध्यान जो है वो पशुओं का रखना पड़ता है। एक छोटी सी बीमारी बहुत बड़ा नुकसान का घर हो सकती है, एक बात। दूसरा, उसमें बिजी बहुत रहना पड़ता है, दूसरी बात। तीसरा, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्या ये चैलेंजेस हैं, और अगर ये चैलेंजेस हैं तो इसका फिर हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है? मनचंदानी साहब और डायस पर विराजमान सभी को नमस्ते, सदन में बैठे सभी को नमस्ते। अभी मनचंदा साहब ने आपने बोला कि गोबर, अब सबसे पहले आपकी बात ले लेते हैं कि एक गुजराती में क्या होता है, गाय हो तो गाय जेવું થવું પડે, गाय ने पालवी हो तो गाय जेવું થવું પડે, सिंपल बात है। मतलब ऐसा ही अगर कोई गाय पालता है ना तो उसका आधा दिन तो गाय में चला जाता है, क्योंकि सुबह 6 बजे 4 बजे से काम शुरू होता है, उसका दूध निकालना, उसके बाद सीधा करके तो 11-12 बजे, फिर 2:30 बजे दोबारा शुरू हो जाता है, वो शाम को 8 बजे, मतलब उसका गाय के जैसा गाय आदमी हो जाता है। तो उसकी परवरिश, उसकी बीमारियाँ, उसका खान पान, खानदान और उसके दूध के बाद उसको पहुँचाना, ये भी बहुत फैमिली सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। और आज अभी मैडम जी ने और इन्होंने जो बताया कि गाय और पशुपालन जो ख़त्म के आरे पे है, उसका एक ही कारण है, कुटुंब का बंटवारा, सिंगल फैमिली। अगर ये सिंगल फैमिली को रोकना है तो जो अभी मोदी साहब ने बताया है कि सिटी में, मतलब हम लोग बोलते गाय गामड़ू न खेती, जो भारत में बचाऊ है तो गाँव गामड़ू मतलब गांव और खेती को एक साथ अपन लिंक करेंगे तो ये हो सकता है। अब बात ये है कि इसको किस तरह से करें, तो इसके लिए हमने भारत की सर्वप्रथम पंचगव्य यूनिवर्सिटी 17/5 को हम लोगों ने गुजरात में और उसके गांधीनगर में इनॉग्रेट किया है। वहाँ हमने सर्टिफिकेट से लेके फेलोशिप तरह के प्रोग्राम बनाए, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गाय को बेस में रखा है, क्योंकि गाय है ना, अभी एक एवरेज आंकड़ा बता दूं, 22 करोड़ के, हम जब आज़ादी से पहले जितना हमारा पॉपुलेशन था उससे ज़्यादा गाय थी। अभी 150 करोड़ लोग हैं और विदेशी और देसी गाय मिला के 22 करोड़ है, सो हम 150 करोड़ लोग दूध पी रहे हैं। ये समझने जैसी बात है। दूसरी बात ये कि वो पत्ता क्या है, जो अभी वर्जिन लैंड और एक हम लोग जहर खा रहे हैं, सुबह से बात हो रही है, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, अभी हमारा, मैं थोड़ा बीच में भी और चीज ले रहा हूँ, हमारी टीम इधर पूरी बैठी हुई है। हम लोग गौ आधारित कृषि के पूरे देश में काउ प्रोडक्ट एसोसिएशन, गौ समग्र, गौवंश मंथन
और उदय सूर्या फाउंडेशन के सहयोग से 1000 से ऊपर किसानों की संगोष्ठी कर चुके, 50,000 किलोमीटर की हम गौ मंथन यात्रा कर चुके और 100 से ज़्यादा उत्पाद गाय के गोबर से हमारी टीम बना रही है और gobarwali.com के आधार पर पूरे विश्व में हम पहुंचा रहे हैं। एक तो था, अब इसको डिस्क्रिप्शन में जाए, हमारे पास 22 करोड़ गाय है, गाय जितना खाती उतना देती है। आप 15 से 20 किलो एवरेज गाय खाती है तो 20 किलो हमें देती है। तो गाय को, सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, गाय को बोलते हैं ना मतलब आत्मनिर्भर करना है, तो सिंपल बात है 5 रुपये किलो गोबर लेगा तो 20 किलो में 100 रुपया हो जाएगा। गौमूत्र देती है वो भी 5 से 10 रुपये में बिकता है, क्योंकि उसको प्रोसेस कर तो 150 रुपये हो जाता है। तो वो मिला है, वो भी 20 लीटर देती है तो 100-200 रुपया। अब 150 रुपये की आय में 200 रुपये तो गाय देती है। लोगों के दिमाग में क्या है, गाय को पालना बहुत भारी है ये है, मगर अगर एजुकेशन के हिसाब से करोगे तो गाय, ऐसा लगता है हम गाय को पालते हैं, ऐसा नहीं, गाय हमें पालती है। ये दुनिया का सच ये है। तो उसका मैंने उदाहरण बताया किस तरह से पालती है। इनकम ऐसा है। साथ में अभी जब मैं 2 मिनट में ले लेता हूँ कि हम 100 प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर पूरा 100 प्रोडक्ट में इसमें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल आ गया, हैंडीक्राफ्ट आ गया, उसके अंदर साथ में पकड़ लो तो प्रशासन आ गया, बहुत मतलब रेडिएशन, सब कुछ मिला के फिर भी सर 2% गोबर यूज़ होता है, सिर्फ 2%। तो 98% गोबर जो पड़ा है ना, उसी के लिए यूनिवर्सिटी में हमारे वहाँ हमारा एक बूथ सेंटर है, उसके अंदर हम लोगों ने खेडूत बनवा माटेनी कॉलेज बनाई, मतलब ईवॉक सेंटर बनाए कि अभी बच्चे, मैडम ने बोला ना भाग रहे, हम उसको बुला के बोल रहे हैं कि हम तुमको पैसा देंगे, तुम पढ़ने का हम पगार देंगे। हम ईवॉक सेंटर में जो आदमी एडमिशन लेगा उसको हम सैलरी देंगे। तो स्वामीनारायण मंदिर भुज और हम लोगों ने मिलकर ऐसा एक सेंटर बनाया। दूसरी बात, जो हमारी गौ विश्वविद्यापीठम यूनिवर्सिटी जो भारत की पहली है, उसके अंदर अभी सर मंत्री साहब एक हम लोगों ने नया सेप्टेम्बर 2020 का जो लॉ है IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम के तौर पे हम लोगों ने गाय को एंट्री दिया और भगवान की दया से पहली यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने टाइप किया। 10,000 बच्चे एक ही दिन में रजिस्टर हुआ। भरत भूषण जी उसके 17 के साक्षी है। उसी तरह कच्छ यूनिवर्सिटी जुड़ गई है। 800 यूनिवर्सिटी भारत की IKS के लिए हमारे साथ जुड़ी है। तो IKS से एक बड़ी बात है कि अगर किसी को 86% आता है, OBC कोई भी है, तो 20 मार्क देने की छूट है, तो बच्चा कहीं भी सक्सेस हो सकता है। तो 20% में हम लोगों ने गाय की एंट्री दी। आज पूरे भारत में हर जगह से हमारे पास हर रोज़ इंक्वायरी आ रही है कि मैं दिन में 2-4 मीटिंग करता हूँ। तो जो है गाय के अंदर बहुत है। अभी ये थोड़ी स्लरी की बात आई थी, स्लरी शब्द यूज़ नहीं है इसका बोला। CNG में अभी हम लोग हमारा गोबर डालते हैं, सब कुछ एंट्री चौकी होने के बाद अलग अलग माल निकले, बाद में बचता है वो स्लरी है। अब स्लरी का उद्योग बहुत बड़ा है। अगर उसके हम ग्रेन्यूअल बना के बेचे या अंदर से फम निकाल के उसका लिक्विड, जो हमारा गोपालक या खेडूत हमें उसकी गाय का गोबर देता है। हमारे गुजरात में एक डेयरी खुली, बनास डेयरी घर घर जाके गोबर उठाती है और उसी को गोबर वापस करती है। 1 रुपया किलो गोबर लेती है, फ्री में गोबर वापस करती है, स्लरी उसके खेत में यूँ फाड़ के देती है। तो गोबर की स्लरी और उसके ग्रेन्यूल्स जो जहर का एक पूरक है। और उसके बगैर अगर साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में, मेरा बोलने का यही मतलब है, खेती को अगर आगे लाना है तो मैडम और हम जैसे इंस्टीट्यूशन से मिलके एजुकेशन जब तक नहीं आएगा तब इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इसी के साथ ही हम इस सेशन की समाप्ति की तरफ हैं। और मैं सबसे पहले अरोड़ा जी आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। गांधी जी आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी आपका धन्यवाद। डॉक्टर धर्मानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि औपचारिकताएं हैं और हम चाहेंगे कि पूरे डायस को मंत्री जी चूँकि आ चुके हैं हमारे बीच में, तो वही सम्मानित करें आकर के। तो उनका सम्मान हम इनके बाद में करेंगे, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग लेता हूं इनसे, प्लीज़। माननीय श्री SP